बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सेशन की तैयारी करते हुए मेरी नज़रों से जो है वो सर सलमान आसिफ सिद्दीकी का एक लेक्चर गुजरा, जिसमें उन्होंने इमाम गजाली का जो है वो एक जुमला कोट किया था, जिसमें इमाम गजाली के मुताबिक जितनी भी कबीरा गुनाह है उनका पूरा मैदान शकम के अंदर है, यानी हमारे पेट के अंदर। हमारी फिजिकल नीड्स में सबसे पहला एस्पेक्ट जो आता है वो आ जाता है खाना। फिर उसके बाद एस्पेक्ट आता है स्लीप, यानी हमारी नींद। और फिर उसके बाद हम है वो कुदरती मनाजिर, यानी कुदरत से ताल्लुक, नेचर कनेक्शन। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फूड, हमारा खाना। मौजूदा माशरे में अगर हम गौर करें तो हमें बहुत ज्यादा नजर आएगा लज्जत दहन और बसियार खोरी। ये दो माशरती एक रवैया बन चुका है पूरी कौम का, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, या फिर ओवरऑल एक सोशल कल्चर बन चुका है दुनिया में भी। अगर हम स्पेसिफिकली जो है वो पाकिस्तान की बात करें तो अगर खुशी है तो खाना, गम है तो खाना, उदासी है तो खाना, तो हर चीज जो है वो हमारी जो है वो खाने से कनेक्टेड है। और ये चीज नजर आ रही होती है कि जिंदगी में जो है वो अब तरह तरह का खाना। यहाँ पर जो है वो सेशन का आगाज करने से पहले मैं एक रिसेंटली ही एक बहुत ही करीबी जानने वाली दोस्त हैं, उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ। तो एक दोस्त से उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। वो कहने लगे उनके उनकी वफात पर ना मैंने बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स जहन में आए। उसमें एक पॉइंट ये था कि ये हम इंसान पे मुनहसर है। मौत तो अल्लाह ताला ने देनी है, वो वक्त सबका ही आएगा, और वो कब आएगा वो हम में से किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन हम अपनी जिंदगी किस तरीके, अपनी मौत जो है वो खुद मुंतखब कर सकते हैं। एक वो मौत है जो दवाइयां खाते हुए अस्पताल के बिस्तर पर आएगी, ठीक है। और एक वो मौत है कि हम अपनी आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें, हम बीमारियों से बचने की कोशिश करें, हम अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करें और कोशिश करें हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। और अल्लाह ताला चलते फिरते, हम तमाम मुसलमान ये दुआ बहुत ज्यादा करते हैं ना कि अल्लाह ताला मोहताजी की जिंदगी से बचाए। हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन उस दुआ के ऊपर गौर नहीं करते, ये कोशिश नहीं करते कि हम उस दुआ को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, उस दुआ को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो आज का मुकम्मल सेशन इंशाल्लाह जो है वो इसी मौजू पर होगा। ओवर टू यू वकास अहमद, डॉक्टर वकास। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी हमने खुराक पे बात करनी है, खाने पे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ स्टार्ट में कहना चाहूँगा कि अगर मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करूं कि अगर मैं आपके जिस्म का एक हिस्सा, जिसको हम पेट कहते हैं, आपका मैदा कहते हैं, उसको हम जिस्म से निकाल दें तो आप लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या असर होगा। यही सवाल आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले, या बल्कि उससे ज़्यादा 10 साल पहले मैंने अपने एक उस्ताद से किया, बल्कि उन उस्ताद ने मुझसे किया। मैं अपना एक मसला उन उस्ताद के पास लेकर गया कि जी मुझे गुस्सा बहुत आता है और जिंदगी में बहुत मसाइल है। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, मेरे सवाल करने के बाद, कि अगर मैं आपके जिस्म से आपका ये पेट निकाल दूं तो क्या होगा। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा मेरा सवाल मशरिक का था, ये मुझसे इन्होंने सवाल पूछ लिया मगरिब का। मैंने जवाब दिया कि उस्ताद जी कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि मैं अ, घर से निकलना छोड़ दूंगा, घर में पड़ा रहूंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग अ मर्द ये बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मसला ही ये है कि आज की दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा मसला उसका पेट है। अगर उसके जिस्म से ये पेट निकाल दिया जाए तो वो घर से निकलेगा ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको आसाइशें तो पेट में खुराक जाने के बाद आसाइशों का एहसास होता है। जब पेट ही नहीं होगा, खुराक की जरूरत ही नहीं होगी, तो आसाइशों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका सवाल जवाब मुझे काफी वैलिड लगा। फिर उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि भाई रात को कंट्रोल कर लो, अपनी भूख को कंट्रोल कर लो। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे।
और इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। जिस दिन मैंने अपनी भूख पर कंट्रोल किया, उसके बाद वाकई मेरी जिंदगी के मसाइल आधे से ज्यादा कम हो गए। अब जब हम इस खुराक के पीछे भागते हैं, इस खुराक के पीछे घर से निकलते हैं रिस्क कमाने के लिए। रिस्क एक मुख्तलिफ चीज है। स्पेसिफिकली अगर खाने की बात की जाए, कमाते हैं क्यों? कि ताकि हम खाना खा सकें, हम अपनी औलाद को खाना दे सकें, अपने घर वालों की बेसिक जरूरियात के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाना पूरा कर सकें। अब अगर मैं कहूँ कि जिसके पीछे हम ख्वार हो रहे हैं, वो हम अपनी जेब से पैसा देके जहर खरीद रहे हैं, तो कितने अजीब सी बात लगेगी। ये कहने के पीछे एक वैलिड रीजन है, वो ये कि जब तक खाना बहुत सादा था, उस टाइम तक जहर नहीं था। जब से खाना बहुत ज्यादा उसमें ऑल्टरेशन की गई और अपनी जबान के जायके को, खुराक की जो इफादियत है, उस पे खाना हमारे लिए जहर बनता चला गया। हम में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, या हमारे इल्म में ये बात है कि हमें खाना क्या चाहिए और हमें कब खाना चाहिए और हमें कैसे खाना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि कमर्शलिज्म जब खुराक के डिपार्टमेंट में आया, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कमर्शलिज्म जब जब हमारी जिंदगी के जिस जिस डिपार्टमेंट में आया, उसने उसका बेड़ा गर्क किया। और जब खुराक कमर्शलाइज हुई, खुराक से लोगों ने कमाना शुरू किया, तो उसके बाद हमारे जहनों से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिटा दिया गया कि हमारे लिए क्या चीज़ फायदेमंद है और हमें उसको कैसे कंज्यूम करना है और कब कंज्यूम करना है। मिसाल के तौर पे, हम में से बहुत कम अफराद ऐसे होंगे जो भूख लगने पे का टाइम हो गया, नाश्ता लगा लो, चलो भाई दोपहर के खाने का वक्त हो गया, खाना खा लेते हैं, चलो भाई रात के खाने का वक्त हो गया, खाना खा लेते हैं। कोई ये नहीं कहता भाई हाँ भाई भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। बहुत कम कहा जाता है, खास तौर पे उन घरों में जहाँ पर खुराक आसानी से मैसर है। हाँ, गरीब के घर में तो ये होता है कि भाई भूख बहुत लग रही है, खाना खाना है। लेकिन जो हम मुतवसत तबका है, जहाँ पर खुराक की फरावानी है और टाइम से खाना बनता है, तो वहां पर यही होता है कि जी वक्त हो गया खाने का, खाना खा। जबकि अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो वक्त पर खाना खाने के लिए नहीं चलता। वो उसके जिस्म में कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ उसको इशारे देता है उसका जिस्म, ये भी मुझे करके हमने उस जो अलार्म सिस्टम है उसको बिल्कुल ही ऑल्टर कर दिया। क्योंकि जब हमने वक्त के हिसाब से खाना खाना शुरू कर दिया, तो जिस्म को भूख का एहसास लगता ही नहीं है, भूख लगती ही नहीं। उसके असरात क्या आते हैं? उसके असरात ये आते हैं कि हमारा जिस्म खाना खाने के बावजूद एनर्जी क्राइसिस में रहता है। हमें खाने के जो फवाइद हैं वो हासिल नहीं होते, चाहे हम बहुत अच्छा भी खा लें, क्योंकि हमारे जिस्म की जो फैक्ट्री है, उसको वो सिग्नल्स ही नहीं मिलते जो उसने काम करना है, जो काम परफॉर्म। ये तो एक थोड़ी सी तमहीद हो गई। आप शुरू करते हैं कि जी हमें क्या खाना चाहिए। ये देखने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें एक बच्चे के जिस्म की, या एक बड़े के जिस्म की, या ओल्ड एज के जिस्म की, तीनों की जिस्म की एक रिक्वायरमेंट सेम है, वो है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब बच्चे का जिस्म बढ़ रहा होता है, तो जिस्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। और उसी प्रोटीन को तोड़कर उसके जिस्म ने इंटरनल ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। उसके साथ साथ बॉडी में मसल्स बनाने हैं, जिससे उसका जिस्म ग्रो करेगा, उसकी बॉडी ग्रो करेगी और एक हेल्दी इंडिविजुअल पैदा होगा। फिर बात करते हैं जी मिडिल एज लोगों की। अब मिडिल एज लोगों में क्योंकि जिस्म की नशोनुमा तो नहीं होनी होती उस हद तक, एक हद तक रुक चुकी होती है, उसको कद नहीं बढ़ाना, उसको बॉडी मास बहुत ज्यादा गेन नहीं करना, लेकिन उसको दिमाग बहुत ज्यादा चलाना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको बहुत कुछ सोचना है और उसने पूरा एक फैमिली सिस्टम रन करना है। तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है, जो कहाँ से आएगी? जो आपकी बॉडी में प्रोटीन से आएगी। थर्ड बात करते हैं ओल्ड एज लोग। आजकल बहुत कॉमन है ओल्ड एज में अल्जाइमर डिजीज, डायमेंशिया। लोग बूढ़े चीजें भूलने लगते हैं, बूढ़ों की आंखें कमजोर होने लगती हैं, उनके बाल बहुत ज्यादा, उनकी जिल्द बहुत ज्यादा डिफॉर्म होने लगती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि उनकी बॉडी में लिपिड और प्रोटीन की कमी। और खास तौर पे जब से ये आपके पास कमर्शियल मेडिकेशन का सिस्टम आया है, फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री बनी है, तब से
जानबूझकर खास तौर पे बूढ़ों को ऐसी दवाएं खिलाई जाती है कि उनके जिस्म से बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है, बहुत ज्यादा लिपिड लॉस होता है, और उनको अल्जाइमर की डिजीज होना शुरू हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी बीमारी है जिनसे उनके बॉडी ऑर्गन्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, और उनको अपने डेली रूटीन के काम करने में प्रॉब्लम। आज से अगर आप सिर्फ 100 साल पीछे चले जाए तो आपने देखा होगा कि बूढ़े भी इतने हेल्दी होते थे। हम मिसालें देते थे कि जी हमारी जो नानी है वो तमाम अपने काम अपने हाथ से कर लेती हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो चल फिर लेती हैं, और वो बल्कि ये मिसाल थी कि वो सुई में धागा डाल लेती। तो इसकी वजह ये थी कि जी कमर्शलिज्म नहीं था, खुराक पाक और तैयब थी, हलाल थी, और दूसरा दवाओं का दौर दौरा नहीं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे दवाओं के हवाले से, अभी हम खुराक तक ही रहते हैं। तो जी साबित ये हुआ कि हमें प्रोटीन जो है वो अपने खुराक में बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स रेड मीट है। उसके अलावा मछली का गोश्त भी है, लेकिन मछली का गोश्त बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, और हर एक को पसंद भी नहीं आता। बात करते हैं रेड। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर से बात करेंगे तो शायद वो आपको कहे जी रेड मीट खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और आप रेड मीट के साथ अगर चर्बी कंज्यूम करेंगे तो आपका अ, ये क्या कहते हैं, लिपिड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कह रहे होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात पहले तक तो कही जाती थी, लेकिन अब अगर आप मॉडर्न रिसर्च देखेंगे तो साइंसदान जो है अपनी ही रिसर्च को अब रिवर्स कर रहे हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के लिए अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल में वो प्रोटीन्स होते हैं मेनली जो कि आपकी ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको सेकंड करने के लिए, क्योंकि हम हर चीज को कोशिश करते हैं शरीयत से साबित करें, तो कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम अल्लाह पाक ने ये बयान किया है कि हमने उन लोगों पर जो सरकशी है, जानवरों का की चर्बी हराम करार दी थी। कि यहूदियों के बारे में एक आयत उतरी, और हम ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि जो हमने अपने ऊपर ही उस चीज को हराम कर दिया। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए कंप्लीट पैकेज बनाया है जानवर। और अगर आप तारीख उठा के देखें तो कहीं भी अहादीस में आपको जिक्र, मेरा नहीं ख्याल कि किसी परिंदे को खाने का मिला हो। मेजरली बात होती है भेड़ की, ऊंट की, गाय की, बड़े जानवर। तो सबसे बेहतरीन गोश्त जो है वो ऊंट का है। ऊंट का नहीं मिलता तो गाय का है। उसके बाद फिर छोटे जानवर हैं, भेड़ बकरी वगैरह, उनको कंज्यूम किया जा सकता है और उनको कंज्यूम करना चाहिए, और चर्बी के साथ करना चाहिए। फिर बात आती है जी सब्जी। देखिए सब्जी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह पाक ने जानवरों के लिए बनाई, लेकिन हम उस इंसान उसको कंज्यूम करते हैं इस गर्ज से कि जी उसमें फाइबर होता है, उस फाइबर से हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर काम करेगा और हम हेल्दी रहेंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें ये जरूरत है कि हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि डाइजेशन नाम किस चीज का है। डाइजेशन नाम है आपने एक चीज ओरल रूट से खाई, वो आपकी बॉडी में गई, आपके स्टमक में उस पर काम किया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसमें से जो आपकी काम की चीज है उसको एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जो फीकल मास था, जो अनवांटेड चीजें थी, जो कि एक रेजिड्यू बच गया था, उसको अपने जिस्म से बाहर निकाला। जैसे गन्ने की मशीन होती है, गन्ने की मशीन में हम गन्ना डालते हैं, गन्ने की मशीन क्या करती है, उसको क्रश करती है, उसमें से वांटेड चीजें, जो रस होता है वो निकल के अलग हो जाता है, और जो भोग होता है, जो चीज हमारे काम की नहीं, तो हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। यही आप कहने के अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करें तो सिंपल सी बात। तो लोग इस चीज को गट हेल्थ समझते हैं कि जी आपने जो चीज खाई, आपको आपका फीकल मास बहुत अच्छा, आपको मोशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत आराम से हो गया, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये असल नहीं है। असल ये है कि आप एब्जॉर्ब कितना कर। अब बात करते हैं कि जी हमारे घर में कुकिंग कैसे होती है। ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली कि हमें क्या चीज पकानी चाहिए। नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन आपकी बॉडी में जाने वाला जो कह लें कि एनिमल सोर्स की चीजें होनी चाहिए, जिसमें आपका गोश्त है, जिसमें आपके अंडे हैं, जिसमें आपका दूध है। ये सारी चीजें प्रोटीन रिच होती हैं, और नेचर से सबसे करीब है, और आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा नरिश करने में इंतहा। अब हम बात करते हैं कि वो जो खाना हम खाएंगे उसको पकाया कैसे जाना चाहिए। ज्यादातर खवातीन मौजूद हैं ग्रुप में। खाना पकाने की कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें हम बात करें अगर नमकीन खाने की तो ऑयल है,
उसके अलावा आपका नमक है, उसके अलावा मसाला जात हैं। ठीक है, मसाला जात को तो हमें माइनस करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद फिलीपीन से रिलेटेड लोगों की है। आप यकीन करें, जब वो अपने बताते हैं ना कि मेरा बेटा जो है वो 20 साल का है, मेरा पोता जो है वो 17 साल का हो गया, तो हमें बड़ी हैरत होती है। इफ यू सी देम यू कैन नॉट इवन बिलीव कि यार ये बंदा 25 साल का होगा। और जब अपनी एज बताते हैं तो वो 50। उसकी बहुत बड़ी वजह जो मैंने ऑब्जर्व की, वो बिल्कुल मसालों से पाक खाना खाते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, और अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। उनके इवन जो ऑफिस के लॉकर्स होते हैं उसमें जो है उनकी हाइजीन का सामान मौजूद होता है। तो वो अपने आप को बहुत प्रॉपरली टेक केयर करते हैं, और उनका खाना बहुत सादा होता है। तो मसाला कोशिश करनी चाहिए हमें जितना ज्यादा उसको रिड्यूस कर सकें। मसाले का कॉन्सेप्ट वैसे भी इंडो पाक में बहुत ज्यादा है। खास तौर पे जो हमारे यहाँ एशिया में मौजूद बल्कि इंडो पाक ही कह लें, बांग्लादेश के लोग भी नहीं खाते इतना ज्यादा मसाला। सेकंड बात आती है जी ऑयल, चिकनाई। चिकनाई पे भी वही बात आ गई कि जब से ये सिस्टम कमर्शलाइज हुआ, पहले देसी घी होता था, चर्बी से घरों में तेल निकाला जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था, तब तक ये चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से इसको कमर्शलाइज किया गया और कहा गया जी इसमें हम विटामिन डी ऐड कर रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ओमेगा 3 और ये सब कुछ करके इसको कमर्शलाइज कर दिया गया, तो ये जो कॉर्न ऑयल आया, जो कि सीड ऑयल आया, ये बर्बादी की जड़ है। वजह उसकी है कि अव्वल तो जो किसी भी नबातात से, किसी भी हर्ब कह लें, या आप हर्ब तो नहीं कह सकते उसको, आप सीड से जो ऑयल निकलता है वो इंसान के लिए कंज्यूमेबल नहीं है। सबसे बेसिक बात तो यही है। अब अगर उसको चले कंज्यूमेबल मान भी लिया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, थोड़ी क्वांटिटी में किसी इलाज के लिए किसी गर्ज से किया जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आप उसमें कुकिंग नहीं कर सकते, उसका मेजर पोर्शन आपकी खुराक का वो नहीं हो सकता जो नबाताती ऑयल है। अब अगर मान ले चले ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको कहेंगे कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसके बाद बात आती है उसकी प्रोसेसिंग की। अगर आप सिर्फ जो पीला तेल हम जिसको कहते हैं, जो आप मार्केट में बहुत आराम से सोयाबीन ऑयल है और कॉर्न ऑयल है, ये अवेलेबल है, इसकी अगर आप प्रोसेसिंग देख लें, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी शख्स, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसको कंज्यूम करने का गवारा भी नहीं कर सकता। तो बेहतरीन चीज खाने के लिए क्या है, खाना पकाने के लिए, या तो देसी घी मौजूद हो। सबसे पहली चीज तो जानवर की चर्बी। जानवर, अल्लाह पाक ने कंप्लीट पैकेज बनाया कि जी आपने जानवर को हलाल किया, उसकी चर्बी में ही उसका गोश्त पकाया और वो आपने कंज्यूम कर लिया। अब चल थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन, क्योंकि आजकल क्योंकि जिस तरीके से जानवरों को पाला जाता है, खुराक भी जानवरों की वैसी नहीं, तो चर्बी कम ही होती है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आता है देसी घी। देसी घी को कंज्यूम किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि वो भी जो है वो एनिमल सोर्स से ही हासिल होता है। जिन लोगों को इसकी प्रोसेसिंग पता है उनको अंदाजा होगा कि एनिमल सोर्स से देसी घी मिलता है। उसके बाद तीसरी चीज आती है कोकोनट ऑयल। अब सवाल ये आएगा जी कोकोनट ऑयल तो एनिमल सोर्स से नहीं है। तो कोकोनट ऑयल जो है एनिमल सोर्स से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात की जाए और उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज है आपके देसी घी से। और थर्ड, लास्ट, फोर्थ स्टेप पे जो हम बात करें, फोर्थ चीज जब आप यूज कर सकते हैं वो है आपका सरसों का तेल। वो भी कंज्यूमेबल है, लेकिन हम उसको रेकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें भी फिर यही बात आ जाती है कि फिर यही कहा जाएगा कि जी वो तो सोर्स से ऐसे आता है तो उसको हम कैसे क्यों कंज्यूम करें। तो उसको इसलिए उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा जो एनिमल सोर्स से चिकनाई निकलती है उससे मिलता जुलता है, इसलिए उसको कंज्यूम किया जा सकता है। अब फिर सवाल यहाँ पे एक आएगा कि जी जैतून का तेल। जैतून का तेल अरब की प्रोडक्ट है, और अगर आप अरब में कहीं सफर करें तो आपको नजर आएगा कि कहीं भी अरब में जैतून का तेल पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैतून का तेल जब आप उसको गर्म करते हैं, उसको पकाते हैं, तो वो अपना स्ट्रक्चर खो देता है और हमारी बॉडी को उसको फिर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ज्यादातर अरब में आपको जैतून का तेल पके हुए खाने पर, सादा खाने पर कच्चा डालकर इस्तेमाल करना नजर आएगा।
तो ये तो बात हो गई ऑयल की, चिकनाई जो आपने यूज करनी है खाने में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नमक। नमक भी वही बात है कि जब कमर्शलिज्म आया तो नमक कुछ ऑल्टर किया गया जी, हम इसमें आयोडीन मिला नमक यूज करेंगे, हम इसमें डिफरेंट किस्म के कैल्शियम्स मिलाते हैं। वो सारी ढकोसलेबाजी थी। जो बेहतरीन नमक है वो आपके पास पिंक सॉल्ट है। उसमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स की वो तादाद मौजूद है जो कि आपकी बॉडी के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है, हम क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं, तो नमक पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। पानी की भी बात कर रहे थे कि पानी भी बहुत बड़ा पोर्शन है ग़िज़ा का जो कि हमारी बॉडी में जा रहा होता है। पहला तो पानी सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह पाक ने आपके घर तक पहुंचा दिया। अगर आपके घर में बोरिंग मौजूद है और बोरिंग में मीठा पानी मौजूद है तो उससे बड़ी नेमत कोई और नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नहर का पानी तो इस्तेमाल कराची में अवेलेबल नहीं है। दूसरा पानी कौन सा है? दूसरा पानी वो है जो कि नलके के जरिए आपके घर में आ गया। ये बात कहाँ से समझ में आई? एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब हैं, जब हम पहली बार वालदेन बनने वाले थे, हम उनके पास गए तो उन्होंने ये बात हमें कही कि देखो, कोई मिनरल वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है, सबसे बेहतरीन चीज वो है जो अल्लाह पाक ने आप तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक के निज़ाम में गलती नहीं है, वो आप तक आई है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर आपके पास मीठा पानी घर पे आने वाला वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या यूज करेंगे? फिर आप यूज करेंगे डेफिनेटली बाजार से मिलने वाला मिनरल वाटर। उसके लिए कोशिश ये कीजिए कि जब आप पानी का कैन लेने जाते हैं, अगर आप आरओ प्लांट पे जाते हैं तो उससे अगर वो आपको देता है तो उससे कहिए जो आप पानी रॉ निकालते हैं उसमें कुछ ऐड मत कीजिए, हमें वो पानी दे दीजिए। अगर वो नहीं देता तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितना भी पानी आपके एरिया में मिल रहा है उसको लीजिए, उसकी पीएच चेक चेक कीजिए। जिस पानी की पीएच मोस्ट क्लोज टू नेचुरल न्यूट्रल पीएच है वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट कंज्यूमेबल है। इवन हमने एक रिसर्च की, हमने डिफरेंट ब्रांड्स के पानी या सऊदीया में लेकर उनकी जब पीएच वैल्यूज चेक की तो जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनकी पीएच वैल्यूज बहुत ज्यादा एसिडिक थी या फिर बहुत ज्यादा बेसिक थी। अब आप सोचिए कि जो चीज आपका अल्लाह पाक ने खून की एक पीएच रखी है, आपकी बॉडी के पीएच को मेंटेन किया है, कोई खास वजह है इसके पीछे। लेकिन जो आप अपनी बॉडी में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं खुराक के नाम पे, उसकी पीएच इतनी ज्यादा आउट है कि वो आपकी पूरे बॉडी के पीएच को ऑल्टर कर रही है, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मैदे में तेजाबियत, जिस्म में सुस्ती, ये सारे चीजें आपकी बॉडी में आ रही हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी, मीठे के शौकीन तो सभी होते हैं, मीठे की बात कर लीजिए कि मीठे में क्या कंज्यूम करना चाहिए। अब मीठे में बात आती है जी वाइट शुगर। वाइट शुगर का भी वही मामला है कि अगर आप उसका प्रोसेसिंग, जो उसका स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग देखें तो ही आप उसको खाना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि जिस्म में बनने वाले सबसे ज्यादा ऐसे सेल्स जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन बात कीजिए कैंसरस सेल, तमाम इंसानों की बॉडी में नुकसानदेह सेल बनते हैं, टाइम के साथ बन बन के टूटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना टेस्ट कराऊं तो अभी भी मेरी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सेल होगा जिसको मैं अगर बहुत ज्यादा डीप स्टडी करूँ तो मैं कह सकता हूँ कैंसर सेल है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी बॉडी है, मेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रांग है, तो सेल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एक प्रोसेस चलता चला जा रहा है। तो उनको कंज्यूम, उनकी कंजम उन उन जो खतरनाक सेल्स हैं, जो नुकसानदेह सेल्स हैं, उनकी कंजम्पशन के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ से जाते हैं? आपकी व्हाइट शुगर से जाते हैं, उसके बाद कुछ सब्जियों से जाते हैं, और उसके बाद आपका आलू एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको आपको कंज्यूम कर सकते हैं आलू को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन व्हाइट शुगर तो मेरा जहर है, जो कि आप अपने पैसों से खरीद के अपने जिस्म में डाल दें। ये तो हो गई आपकी वो बात कि जी आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा मीठे में अगर बात की जाए तो फ्रूट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ। इसके लिए एक बहुत बेसिक रूल है जो कि हमें समझना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े एक कहावत, एक मिसाल दिया करते थे, एक पंजाबी की मिसाल है कि गल वेले दी फल मौसम दा। बात वक्त पे की जाए और फल मौसम का खाया जाए। इसको हम थोड़ा मजीद इलेबोरेट अगर करें, अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि आप अगर किसी स्टोर में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इम्तियाज मौजूद है, इस तरह के बड़े स्टोर्स हैं, वहां पे आपको ऐसे फल भी मिलेंगे जो कि पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होते। ड्रैगन फ्रूट है और इस तरह के बहुत सारे फल। अगर मैं सऊदीया की बात करूँ तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं बाजार में
तो वहां पे हमें बहुत सारे फल मिलते हैं जी, ये मिस्र से आया है, या अमेरिका से आया है, ये कनाडा से है, ये फलाना से है, ढिमकाने से है। तो जो चीज जिस एरिया में पैदा होती है, अल्लाह पाक उस एरिया के इंसानों के लिए वो चीज डेडिकेट करके बनाते हैं। ये अल्लाह पाक का निजाम है। तो हमें हमेशा वही चीज कंज्यूम करनी चाहिए जो कि आपके पास लोकली अवेलेबल हो। पाकिस्तान वालों के लिए खुशकिस्मती है कि हर किस्म का फल वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो वो आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि मौसम का फल हो। अगर आप मौसम का फल खाएंगे तो मौसम के फल से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के साथ साथ उस मौसम की बीमारियों का इलाज भी अल्लाह पाक ने उन्हीं फलों में रखा है। मिसाल के तौर पे खांसी, हमें कहा जाता है जी खट्टा खाने से गला खराब हो जाएगा। जबकि अगर आपको खांसी है और कीनू का मौसम मौजूद है तो आप बहुत ज्यादा कीनू खाइए। विटामिन सी रिच होता है कीनू, उससे आपका जो खांसी का मसला है वो हल हो जाएगा। इसी तरीके से मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, वो आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर फल के साथ साथ कोशिश की जानी चाहिए कि फल को काट कर, उसका छिलका उतार कर, उसका जूस बना के इस्तेमाल ना किया जाए। अल्लाह पाक ने फल को रॉ फॉर्म में हमें दिया। तो जितने ऐसे फल हैं जिनका छिलका आप कंज्यूम कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम दैट फल। कि आप जैसे सेब है तो सेब को छिलके के साथ खाया जाए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स उसके छिलके में मौजूद है वो आपको उसके अंदर गूदे में नहीं मिलेंगे। अब कुछ फल ऐसे हैं जिनको आप छिलके के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, तो आप उनके छिलकों से बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं। अगर उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें तो कोई भी चीज वेस्टेबल नहीं है, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तमाम चीजें कंज्यूम हो सकती हैं। अब बात करते हैं, तो थोड़ी सी हमने एक जनरल बात कर ली कि क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कब खाना चाहिए। एक बहुत बड़ा कॉमन सा एक होता है जी, नाश्ता खाली पेट, नाश्ता बादशाहों की तरह करो। दोपहर का खाना जो है वो मेरे ख्याल से इसी तरह कुछ है, और रात का खाना फकीरों की तरह खाओ। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी गलत है। अगर आपको नाश्ते के वक्त भूख नहीं लग रही तो आपको अपने पेट पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि आप जबरदस्ती खाएंगे। आप नहीं खाइए। अगर आप सहाबा कराम की जिंदगी उठाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वहां पे क्या ये कॉन्सेप्ट था कि जी नाश्ता लाजमी करके निकलना है घर से, और नाश्ता करके ही आपने कोई काम करना है। गज़वा खंदक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हम तमाम सहाबा ने एक एक पत्थर अपने पेट पर बांधा हुआ था। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो पत्थर अपने पेट पे बांधे हुए थे, तो क्या वो काम नहीं कर रहे थे? हमने बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में बोझ बना के डाला हुआ। आप सुबह जिस वक्त उठते हैं, सूरज वैसे तो बेहतर ये है कि अगर आपको भूख लग रही है तो सूरज निकलने से पहले पहले आप कुछ अपने खा लीजिए। और एक विंडो बनाइए अपनी। आपने जिस टाइम खाना स्टार्ट किया उस वक्त से लेके आधा घंटा, जैसे आपने अगर 7 बजे मिसाल के तौर पे नाश्ता शुरू किया तो 7:30 बजे तक आप सिर्फ खा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। किस वक्त तक? जितना मैक्सिमम आप उस खाने को कैरी कर सकते हैं। मिसाल इस तरीके से, आपने 7 से 7:30 बजे तक आपने खाना खाया। अब जरूरी नहीं कि जी 12 बजे लंच ब्रेक हो गया जी अब खाना खाना। ओके, 12 बजे आपको भूख नहीं लगी, आप कुछ नहीं खाएंगे। आपको 2 बजे भूख लगती है, आपको 4 बजे भूख लगती है। जिस टाइम आपको भूख लगे उस टाइम आप खाना खाइए। और दोबारा वही आधे घंटे की विंडो, बीच में आप सिर्फ पानी कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपना नेक्स्ट मील जो है वो रात के टाइम के लिए कोशिश करें कि हो। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 मील हो, एक सुबह नाश्ता और एक शाम में खाना। रात का खाना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देखिए, जितना ज्यादा सोने के वक्त से करीब आप अपनी बॉडी में ओरली कुछ लेंगे, उतना ज्यादा आपके मैदे को काम करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा स्टडी करें कि मैदा जो आपका काम करता है उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए जी। तो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच खाना खाइए, ताकि वो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी दे सके कि आपका नेक्स्ट मील का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम टाइम तक आप उसको ले जा सके। उसके बाद बीच में आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो को मेंटेन कराता है। जितना ज्यादा आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका जो है वो एनर्जी फ्लो जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगा। एक चीज और समझने की है कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है बहुत ज्यादा कमर्शियलिज्म की वजह से, मेडिसिनल यूज की वजह से, कि जी हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बैग ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जी आपको सर में दर्द है, आपने एक किस्म का केमिकल अपनी बॉडी में डाल लिया। आपको पेट में दर्द है, आपने दूसरे किस्म का केमिकल अपनी बॉडी में डाल लिया। इसी तरीके से खाने की जो चीजें हैं,
वो इतनी ज्यादा प्रोसेस्ड है कि वो बिल्कुल केमिकल बेस हो चुकी है। नेचुरल फूड मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 2 मील्स लें, आधे घंटे की विंडो में खाएं, और प्रोटीन इतना रिच खाना हो कि वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से पूरा कर सके। फ्रूट के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि हम मैक्सिमम हमने देखा है कि जी खाने के बाद मीठा खाया जाता है, खाने के बाद फ्रूट लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। खाने से पहले मीठा कंज्यूम कीजिए और उसके बाद अपना खाना लीजिए। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो जब आप कार्बोहाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी में जब मीठा जाता है तो वो आपकी बॉडी के जो एंजाइमेटिक सिस्टम उसको रेगुलेट कर देता है। उसके बाद आप जब खाना खाते हैं तो वो क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ब्रेक डाउन मुश्किल है, तो मैक्सिमम जो एंजाइमेटिक जो एंजाइम आपकी बॉडी रिलीज करती है जब खाना जाता है आपकी बॉडी में, जो सिग्नल्स उसके आपके स्टमक को मिलते हैं टू रिलीज द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड, वो मैक्सिमम किस टाइम होता है? एट द स्टार्ट ऑफ फूड। उस टाइम जब आप मीठा फ्रूट लेते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनका ब्रेक डाउन आसान हो जाता है। और फिर क्योंकि बाद में आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन का प्रोसेस जो है उसके लिए आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो जो कम एंजाइम्स भी होते हैं तो वो उसको रेगुलेट कर देता है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करते हैं कि आप पहले आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो आपका ज्यादातर एंजाइम उसमें कंज्यूम हो चुका होता है, उसके बाद जब आप फ्रूट्स लेते हैं तो उसका ब्रेक डाउन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता। उससे क्या होता है कि आपके स्टमक पे भारीपन होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स आपको उस फ्रूट से मिलने थे वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते और वो आपकी बॉडी से वैसे ही इवैक्यूएट हो जाते हैं। बात हो गई यहाँ तक। अब आते हैं पैकेज फूड की तरफ। पैकेज फूड में अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं जी, आप आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि जी बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है, तो जो पैकेजिंग आइटम से उसका कांटेक्ट है दैट इज द वेरी मेजर प्रॉब्लम। क्योंकि पैकेजिंग आइटम्स जितने भी हैं उसमें कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का यूज बहुत ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम क्या करता है आजकल? एल्यूमिनियम बहुत बड़ा सोर्स है कैंसर कॉजिंग का। और आजकल हमारा एक बहुत बड़ी कंप्लेन होती है, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बच्चे सुकून से नहीं बैठते, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। एक जी जेनजी जो है बहुत शार्प माइंडेड है। तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एल्यूमिनियम जब आपकी बॉडी में जाता है तो एल्यूमिनियम बॉडी में डिपॉजिट होता है। आप अगर अपने सराउंडिंग्स में देखें, जितनी भी ऐसी चीजें जो एंटेना का काम करती हैं, एंटीना का काम क्या होता है कि कहीं से भी किसी फ्रिक्वेंसी को अपने पास कैच करना और उसको कह लें कि आप बढ़ा के आगे पेश करना। ठीक है ना? उसको उसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, अभी मेरे जहन से निकल रहा है। उसको उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के आप इस तरीके कह लें कि पेश कर रहा है। तो आपकी जो बॉडी है और आपके बच्चों की बॉडी है वो एल्यूमिनियम बॉडी में जा जाके एंटेना के तौर पे काम कर रही है। बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बहुत ज्यादा उसको फिर इमिट करते हैं। अब एनर्जी इमिट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वैसी रही हैं, ना ही आप के पास घरेलू निजाम, घर इस तरीके से रहे, बंद बंद घर है, तो बच्चा क्या करे? बच्चा उसकी वजह से क्या करता है? हाइपर एक्टिव होता है, उसको शरारत, अपनी एनर्जी निकालने के लिए कुछ चाहिए। इसी तरीके से उसका दिमाग बहुत ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा वर्क कर रहा होता है, क्योंकि दिमाग में एनर्जी यूज कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप पैकेज फूड की वजह से। और दूसरा, जो चीज कमर्शियल है, जो चीज पैक है, उस पे हमें शक करना है। मैक्सिमम कोशिश करें जो चीज आप अपने सामने ले सकते हैं, अपने सामने बना सकते हैं, अपने हाथ से कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं जो चीज ऑर्नामेंटल्स के तौर पे घरों में यूज होती है, जो कि हमारे खानों में बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत होती है। टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना, उसको कोशिश करें किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें। किचन में आप मतलब अपना जो बैकयार्ड है, एक छोटा सा गैलरी है या बालकनी है, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे गमलों में आप ये सारी चीजें लगाकर कंज्यूम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कोशिश करें गोश्त अपने सामने जाके, जानवर का गोश्त अपने सामने लीजिए, खरीदिए और उसको बनवाइए। इसी तरीके से सारी चीजें आप इनको प्रोसेस कर सकते हैं। हमें जो है वो सॉल्ट की रिप्लेसमेंट, वाइट सॉल्ट की रिप्लेसमेंट में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऑयल की रिप्लेसमेंट में जो है वो घी, चर्बी और सरसों के तेल के रिप्लेसमेंट पर जो है वो जाना चाहिए। कोकोनट ऑयल के रिप्लेसमेंट पर जाना चाहिए। हमें जो है वो चीनी के रिप्लेसमेंट में जो है वो शहद और देसी शक्कर जो है वो पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाती है। और जिनके कोई जानने वाले पंजाब में है, पता है जो शायद पंजाब से हैं उनको मालूम भी हो, जब गन्ने की फसल जो है वो उतरती है तो गांव के लिए स्पेसिफिक एक सेपरेट शक्कर बनती है। ठीक है,
जो विदाउट केमिकल्स होती है। हमारे पास तो फिर भी जो बाजारों में शॉप्स पे जो पैकेट देसी शक्कर के नाम पे मिल रही होती है, उसमें कहीं ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स वो ऐड कर देते हैं। लेकिन जो उनके अपने गांव की कंजम्पशन के लिए बन रही होती है, ये मुझे कुछ लोगों के जरिए मालूम हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो देसी शक्कर इस्तेमाल में भी आई। तो उसमें और जो बाजार से मैं खरीदा करती थी उसमें मुझे काफी फर्क महसूस हुआ। अच्छा, देसी शक्कर जो होती है वो थोड़ी ज्यादा ब्राउन होती है, इस बात को भी अपने जहन में रखने की जरूरत है। जब वो फ्रेश होती है तो बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट से कलर की होगी, और थोड़ी जब वो पुरानी होना शुरू होती है तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, जो रेड मीट की सूरत में और अंडों की सूरत में जो है वो होना चाहिए। अब बस एक एक बात ये गई, वो है मैदा। उसके ऊपर जी अगर आप थोड़ी सी बिल्कुल। बात करें फिर हम सॉरी, क्वेश्चन हाँ, स्टार्ट करते हैं। गोश्त से बात आई तो पहली चीज ये समझ लो कि चिकन जो है, चिकन मीट नहीं है। चिकन बिल्कुल जहर है। या तो आपने चूजा लेके, देसी चूजा घर में पाला हो तो आप उसको फिर भी ज़िबा करके खा सकते हैं, लेकिन जो बाजार में देसी चिकन भी मिल रही है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अगर अपने सराउंडिंग में जो रिमोट एरियाज हैं, कराची वाले, अगर गुज्जो की साइड पे चले जाएं, हैदराबाद से जो करीब करीब एरियाज हैं वहां जाएं, तो वहां आपको फार्म्स मिलेंगे। उन फार्म्स में आपको देसी मुर्गियां फार्मी अंदाज में पलती हुई मिलेंगी। मतलब उनका सिर्फ रंग देसी है, उनकी चाल ढाल देसी है, बाकी सारे वो फार्मी तरीके से पल रहे हैं। तो वो टोटल जहर है। जहर होने पे इससे बहुत ज्यादा रिसर्चेज मौजूद हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, केमिकल फूड होता है उनका, तो इसलिए वो वैसे भी हमारे लिए बेहतर नहीं है, और वो अ, हमारे बॉडी के लिए बना भी नहीं है। तो इंसानों को चाहिए कि अपने से करीब तर, इंसानों के बाद अगर बात की जाए तो ऊंट, फिर गाय भैंस, भैंस तो नहीं, भैंस भी है, गाय भैंस, फिर बकरियां, भेड़ बकरियां, उस तरह के जानवर, और सबसे एंड पे छोटी चीज, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात आपने कही, हाँ, मैदा। देखिए, मैदे का इस्तेमाल हमारे खुराक में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मैदा करता क्या है? मैदा आपकी बॉडी में जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें स्वेलिंग पैदा करता है, सेम एज वाइट ऑयल, जो आपका कॉर्न ऑयल वगैरह होता है। दूसरी बात कि आपकी गट लाइनिंग में प्रॉपरली एक लाइनिंग, उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो आपकी डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता, और ये आपकी पूरी जो गट लाइनिंग है उसको कवर कर लेता है, उसको कोट कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत अच्छा कुछ खा भी लें ओरली, तो जब तक वो आपकी गट लाइनिंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम है उसको प्रॉपरली कर ही नहीं पाएगा। यही वजह है कि हम, देखा होगा हमने, कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत मल्टी वाइटामिन लिख रहे होते हैं, बहुत कुछ लिख के दे रहे होते हैं। ऑल्दो वो केमिकल बेस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वाइटामिन तो होते ही हैं। वो खाने के बावजूद भी हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होती। वजह उसकी क्या है? कि आपकी जो गट लाइनिंग है वो ऑल्टर हो चुकी है। वहां से जो आपके पास हेल्दी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने थे वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो इसी वजह से आपको वो चीज फायदा नहीं पहुंचा रही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, कि आपका जो डाइजेशन का निजाम है, कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी 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 बिग इशू नाउअडेज। एक रिसर्च के मुताबिक, एक रिसर्च की गई जिसमें अगर आप एक सैंपल साइज ले लें 100 पीपल का, 100 लोगों पर अगर हमने एक सैंपल रन किया, तो उसमें से 98% लोग जो है वो कॉन्स्टिपेटेड थे। अब कॉन्स्टिपेशन का कॉन्सेप्ट भी क्या है, लोग ये समझते हैं कि जी हमें स्टूल नॉर्मली आराम से पास हो गया, ओके फाइन, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन आपको एक दफा हुई और वो रिलीज हो गई। अब आपकी बॉडी, आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉडी से इवैक्यूएशन प्रॉपरली हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी से प्रॉपरली इवैक्यूएशन नहीं हुआ, और वो होता क्या है कि विद टाइम वो रेजिड्यू इतना सख्त हो जाता है कि आपका जो एक कैविटी है जहाँ से पूरे एक इस प्रोसेस को पास हो रहा है, जैसे फीकस को पास होना है, वो इतनी नैरो होती चली जाती है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता। आपको स्टूल अगर बहुत आराम से पास हो भी रहा है क्योंकि आपने अपनी डाइट में फाइबर को ऐड किया, वैसे किसी चीज को ऐड कर लिया, लेकिन वो प्रॉपरली क्लीन अप नहीं हो रहा होता। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पूरी तरह अल्टर हो चुकी होती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में एनर्जी क्राइसिस होता है। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, एक चीज जो कि आपकी बॉडी से अल्लाह पाक ने बनाई थी निकल जाने के लिए, वो आपकी बॉडी में रह रही है, तो वो क्या क्या काम कर रही होगी वो आप खुद सोच सकते हैं, वो कितना टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए। तो इस चीज के लिए मैदा जो है उसको रिड्यूस करें। देखिए, आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं होती। मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूँ,
हमारी कोशिश होती है कि हम 100% इन बातों पर अमल करें। जो जो बातें आपसे की हैं वो तमाम बातें कोशिश होती है हम अब पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली क्योंकि हम भी इसी माहौल का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से टकराव हो ही जाता है। कहीं दावत में जाते हैं, कहीं ऐसे घर में चले गए जहाँ पे हम ऑब्वियसली इनकार तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करें उसको डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफिकेशन भी एक प्रॉपर एक पूरा एक चैनल है, उसको कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कशन में ले आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाइजीन के हवाले से क्योंकि बात हो रही है, तो ओरल हाइजीन में टूथपेस्ट को हम समझते हैं कि जी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये समझ लीजिए टूथपेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी दो वजूहत है। एक चीज़ तो उसका जो पैकेजिंग आइटम है, उसके पैकेजिंग में इनसाइड अगर आप जो ट्यूब को खोल के देखें बहुत बड़ी तादाद में एल्यूमिनियम मौजूद होता है। दूसरा फ्लोराइड को समझा जाता है दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फ्लोराइड आपकी बॉडी के लिए जहर कातिल है। उसकी वजह यह है कि जो आप आयोडीन जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए, फ्लोराइड उसका आइडेंटिकल है। तो जहां पे जाके आपकी बॉडी में आयोडीन ने बाइंड करना था आपकी बॉडी में स्पेसिफिक हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करवाने के लिए, वहां पे जाके कंपटीशन कॉज करता है आपका फ्लोराइड, और वो आयोडीन को बॉडी में अटैच ही नहीं होने देता। तो जितना आयोडीन आप इनटेक करते रहें वो आपकी बॉडी के लिए बेकार हो जाएगा। एक ऑप्शन तो है कि आप फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करें अगर बहुत वर्स्ट केस है तो। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि आप मिसवाक का इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और मिसवाक अगर अवेलेबल नहीं है या कुछ लोगों को कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है ऑयल पुलिंग का। आप 5 मिलीलीटर जो है वो खोपरे का तेल सुबह के वक्त अपने मुंह में डाल लीजिए और अपने बेसिक चोर्स जो है वो करते रहें और 5 मिनट तक उस ऑयल को अपनी अपने ओरल कैविटी में घुमाते रहें। उसके बाद उसको आप थ्रो आउट कर दें। दैट्स इट। आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये फॉर्मूला। पूरे दिन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सवाल किसी ने कहा किया था, मैं आप उसको एड्रेस कर देता हूँ कि जी खाने की विंडो को एक्सप्लेन कर दें। खाने की विंडो से मुराद ये है कि जब आपने खाना स्टार्ट किया, जब आपने इवन पहला निवाला लेने को छोड़ दें, जब आप खाने के लिए बैठ गए, जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो आपकी बॉडी में सिग्नल्स चलना शुरू हो जाते हैं। देखा ना, वो कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है। तो मुंह में पानी क्यों आ रहा होता है? मुंह में पानी इसलिए आ रहा होता है कि आपकी आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिल चुके होते हैं कि जी अब आप अपनी जो एसिड प्रोडक्शन है, जो एंजाइमेटिक प्रोडक्शन है, उसको स्टार्ट कर दीजिए, मेरे अंदर खाना आने वाला है। तो उस टाइम से लेके आधा घंटा मार्क कर लीजिए। दैट हाफ आवर इज योर विंडो। ठीक है। अब दूसरा इसी में एक सवाल था कि हम कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। क्योंकि देखिए बॉडी टू बॉडी वेरी होता है। मैं किसी दो इंसानों की बॉडी को सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी बॉडी को इतना ऑल्टर कर चुका हूं कि मैं ये क्लेम करता हूं कि शायद मैं 3 दिन भी अगर खाना ना खाऊं, सिर्फ पानी पीऊं, तो मैं सरवाइव कर सकता हूं अभी। क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया। विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग माई क्लेम इज दिस। बट आई नो कि अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 40 दिन, आज के दौर में मैं उस खातून को जानता हूँ 40 दिन का वाटर फास्ट किया। शी टुक ओनली वाटर, ओनली लिक्विड्स फॉर 40 डेज, एंड शी इज एजुकेटेड खातून। ऐसा नहीं है कि कोई वो गरीब खातून है, बहुत वेल ऑफ फैमिली से 40 डेज। और उसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी में जो असरात है, शी वॉज कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाइड। उनकी बॉडी, उनको स्लीप के मसले, उनके बॉडी के डिफरेंट मसले, उनकी बॉडी पेन्स, ये सब कुछ चला गया। कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि आप उनको अगर उनसे जाके बात करो, उन्होंने अपने कैंसर को ट्रीट किया विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर इंटरवेंशन। उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट था, दे स्टॉप टेकिंग एनी मील। उन्होंने खाना छोड़ दिया। खैर, पर किसी ने कहा मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट फॉर कुकिंग मील्स। अच्छा। देखिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट नहीं कह सकते, एक ऑप्शनल चीज है, ऑप्शन है। बेस्ट जो है वो आपके पास, मैंने फिर कहूंगा दोबारा एक बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले जानवर की चर्बी, उसके बाद देसी घी, उसके बाद खोपरे का तेल, और सबसे एंड पर आपके पास आता है मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास कोई और चीज अवेलेबल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल भी जब आपको सोर्स पता हो। क्योंकि जिस कीमत पर इस टाइम मस्टर्ड ऑयल मार्केट में मिल रहा है, सेम एज जैतून का तेल,
उस कीमत में आप सोर्स पे जाके भी नहीं मिल सकता आपको। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का खुद सोर्स कर सकते हैं, आपको पता है उसकी सोर्स पता है, आप कंज्यूम कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। और ऑयल माउथ में कब तक रखना है? ऑयल माउथ में मैंने कहा 5 मिनट। आपने जब उसको ऑयल को मुंह में डाल लिया, उसके बाद उसको आप गार्गल के तौर पे घुमाते रहे अपने मुंह में। वो अच्छी तरीके से आपकी जितनी भी ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरियाज या ओरल ग्रोथ हुई हुई अंदर सोते टाइम में, वो सारे रिमूव हो जाएंगे उसकी वजह से। और आप उसको आप स्पिट आउट कर दीजिए 5 मिनट के बाद। तो मलंगा, बासल सीड और फ्लैक्स सीड, देखिए ये तमाम चीजों की कंजम्पशन बिल्कुल अच्छी है एक लिमिट तक। किसी भी चीज का एक्सेस यूज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इवन अगर बात की जाए क्योंकि इन सीड्स को आप कंज्यूम तो कर रहे हैं सेम एज नट्स। अगर हम बात करें, आप बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है आपको। इसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट में खाइए। एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी सर्दियाँ आते ही जो बस वो ड्राई फ्रूट्स का बहुत दौर दारा हो जाता है। इसकी ये सब कमर्शलाइज फॉर्म्स हैं। आप नॉर्मल डेली रूटीन में गर्मियों में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और जो ये सीड्स हैं इनकी भी कंजम्पशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करें तो फिर इसके एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और आपकी बॉडी पे इसके मतलब गलत असर भी पड़ सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल हंगर? जब आपका पहला मील प्रोटीन रिच होगा, आ, तो उसके बाद यही तो बात हो रही है कि जब तक आप हंगर कंट्रोल कर सकते हो उस टाइम तक कीजिए, उसके बाद खान नेक्स्ट मील ले लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है ना, वो उस फेज से निकल आएगी कि आपकी बॉडी में जो क्लॉक सेट हो गई है ना कि जी 12 बज गए, मुझे तो 12 बजे भूख लग जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, मुझे 12 बजे भूख लग जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने एक दिन सुबह के वक्त एक अंडा खाया है और तब भी आपकी बॉडी को 12 बजे भूख लग रही है, और एक दिन आपने सुबह के वक्त 4 अंडे खा लिए तब भी आपकी बॉडी को 12 बजे भूख लग रही है, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो नॉर्मल इंसान की बॉडी के हिसाब से ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी क्लॉक इस तरह सेट हो गई कि आपको लगता है 12 बजे भूख लग गई है, जिसको ऑल्टर करने की जरूरत है। आपको अपनी बॉडी पे इस तरह काम करने की जरूरत है, जब भूख लगे तो वो खाना खाने के लिए आपसे खाना मांगे, ना कि टाइम के हिसाब से। ओके सर, आजकल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो जाता तो इसलिए देसी घी एंड चर्बी से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी एट ऑल। ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और अगर आप इसको आप सर्च भी कर लें। पहले ये कहा जाता था, पहले क्या हुआ जी, कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा है। एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाएं शुरू की गई, और उसकी वजह से क्या हुआ जी, एक पूरी एक कमर्शियल मार्केट में एंटी। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, पिछले 10 सालों से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। मुझे सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पता है। कोलेस्ट्रॉल की दवा को खास तौर पे बना के बेचा गया, बहुत ज्यादा कैश काउ के तौर पे। कंपनियों से बहुत प्रॉफिट्स कमाए। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट रिसर्च आई कि जी कोलेस्ट्रॉल को डिवाइड कर दिया दो पोर्शन में, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। वो मंजन बेचा गया काफी अर्से तक, उसके तहत भी अपनी दवाएं बहुत ज्यादा बेची गई। अब रिसेंट रिसर्च के बाद भी, अब अगर आप जाके रिसेंट रिसर्च कोलेस्ट्रॉल पे सर्च करें तो अब कहा जा रहा है जी कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता ही नहीं है। देखिए आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, सेल्स, और खास तौर पे वो सेल्स जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स के सेल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो आपके कंट्रोल में नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपने पाँव चल रहा हूँ, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, इनको मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जिसमें आपके हार्ट मसल्स हो गए, आपके लंग्स के मसल्स हो गए, आपके किडनी मसल्स हो गए, आपके ब्रेन के सेल्स हो गए, इनके जो सेल्स हैं उनकी कह लें कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ही नहीं खा रहे तो आप तो अपनी बॉडी को इंटरनली वैसे ही वीक कर रहे हैं। तो क्योंकि वो इंटरनली वीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा, आपके किडनी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करना कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। यही वजह है कि 40 साल की उम्र में किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग्स के प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, इरिटेशन, ये सारे चीजें अब आपको आज के दौर में नजर आएंगी। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमने कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ दिया। कोलेस्ट्रॉल कम खाना हल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल खाइए, और साथ साथ फिर अपनी बॉडी को उसके हिसाब से उसको इस काबिल बनाइए कि वो उसको कंज्यूम कर सके। कंज्यूम नहीं भी करेगा तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, ये बिल्कुल एक बेवकूफाना बात है कि जी कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता।
अच्छा, उसके बाद सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट? एज यू टोल्ड मैदा इज हार्मफुल, मींस वी कैन नॉट टेक ब्रेड ऑन रेगुलर बेसिस। बेकरी आइटम्स, मैदा, अव्वल तो मैदा वैसे ही खतरनाक है। दूसरा, बेकरी आइटम जिसका आपको कुछ नहीं पता कि उसने किस तरीके से उसको बनाया। बेकरी में जो अंडा आता है ना, वो अंडा अगर आप देख लें, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ पर्सनली, क्योंकि इसके पीछे भी स्टोरी है। मेरा दोस्त है बहुत करीबी, वो अपनी हैचरी फैक्ट्री है, हैचरी उनकी, तो वहां से वो अंडा, जो कि हैचरी, हैचरी किसे कहते हैं जहाँ से अंडे में से चूजा निकलता है, ठीक है, वहां पे वो अंडा जो कि 5-6 दिन हैच हुआ, और जब उसको देखा गया, एक तरीका होता है, और पता चला कि जिसमें बच्चा नहीं बन रहा है, ये खराब हो चुका है, वो अंडा जाता है बेकरी को, और वो अंडा वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। हलाल तैयब के लिहाज से भी वो चीज आपके लिए ठीक नहीं। दूसरी चीज, घर पे भी मैदा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कम से कम हो। बेस्ट है आपके पास अंडे की कोई भी फॉर्म, अंडा तला हुआ हो, अंडा फ्राइड हो, अंडे का खाकीना हो, अंडा आपने उबाल लिया हो, जितना मैक्सिमम एग अपनी बॉडी में उस टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि हाईली प्रोटीन रिच है, 100% प्रोटीन है। वो आपकी बॉडी को इतना ज्यादा नरिश करेगा कि आपका वैसे ही जो आपका नेक्स्ट मील का टाइम है वो आगे चला जाएगा। साथ में आप पराठा कंज्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल आटे का पराठा यूज करें या ब्राउन आटे का पराठा यूज करें, मतलब जो मिक्स आटा होता है जिसमें फाइबर भी होता है, और उसमें आप यूज करें देसी घी, और भले देसी घी तैर रहा हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये आप जितना ज्यादा रिच होगा इन दो चीजों में, प्रोटीन और लिपिड में, या कह लें कि आप देसी घी वगैरह में, तो आपकी बॉडी में एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, आपको नेक्स्ट मील जो है काफी देर बाद लेना पड़ेगा। उसके बाद सवाल है, हाइपर एक्टिव किड्स की डाइट क्या हो? वैसे उसके ऊपर डॉक्टर फिजा ने भी हमें आंसर किया है कि पैकेज फ्री मील्स, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डॉक्टर पैकेज वकास। फ्री मील्स, जीरो कह लें कि शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बिल्कुल उसको नहीं देनी आपने, और मैक्सिमम कोशिश करना है प्रोटीन रिच फूड हो उनका। रेड मीट यूज करवाइए जितना ज्यादा करवा सकते हैं, रेड मीट इज बेस्ट फॉर देम। उसके अलावा खाने की उनकी भी विंडो फिक्स करें। देखिए, बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एक अ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी इस तरह अलाइन होती जाए कि जब उनको भूख लगे तो वो खाना खाए। ऐसा ना हो कि जी चलते फिरते, देखिए चलते फिरते जानवर खाता है। अगर आप एक बकरी को छोड़ देना, सुबह से लेकर जब तक रात अंधेरा नहीं हो जाएगा, बकरी चरती रहेगी। तो जानवर को अल्लाह पाक ने इस तरह बनाया, इंसान को अल्लाह पाक ने इस तरीके से नहीं बनाया। इंसान को एक शऊर दिया है, तो वो अपने भूख लगने पर खाना खाए। अगला सवाल क्या है? अच्छा, एक सवाल हमारे पास है कि व्हाट अबाउट बीवरेजेस, टी एंड कॉफी? टी और कॉफी जो है वो बीवरेजेस के बारे में अगर आप कोई बात करें कि उनकी कंजम्पशन बेवरेज के कितनी बारे में होनी बात करें, चाहिए? टी और कॉफी कंज्यूमेबल आइटम नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। उसकी वजह यह है कि ये एक बिल्कुल ब्राउन, मुख्तलिफ किस्म की टीज जो है वो मार्केट में आ गई हैं, ठीक है। टी, आपका जो मेलाटोनिन बनता है जिस पार्ट से, मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है। टी जब आप एक दफा कंज्यूम करते हैं तो बिल्कुल बहुत माइन्यूट लेवल पर जाके ही, लेकिन वो उस जगह पर हिट करता है जहाँ से मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है, और वो उसको इरिवर्सिबली डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। अब होता है क्या, लोग आहिस्ता आहिस्ता जी, मैं चाय पीता तो मैं जाग जाता हूँ, डेफिनेटली आप जाग जाते हैं, क्योंकि जो कैफीन है वो आपकी बॉडी में घूम रही है, वो आपकी बॉडी में स्लीप का जो जो पैटर्न है उसको स्टार्ट ही नहीं होने दे रही, तो कैसे आपको नींद आएगी? तो ये चीज बिल्कुल भी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, कभी आप ऐसा हुआ कि जी आप बहुत ज्यादा कोई ऐसी जरूरत पड़ गई आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज ओके, बट फॉर द रेगुलर यूज टी एंड कॉफी ये बिल्कुल भी आइडियल चीज नहीं है। कोशिश करें इसको जितना ज्यादा अपनी बॉडी अपनी लाइफ से रिमूव कर सके। उसके अलावा दूसरी चीज ये भी है कि जो टी, फिर वही बात है, जो आजकल टी मार्केट में मौजूद है, कमर्शियल टी, उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो सारी चीजें हैं, वो इतना ज्यादा केमिकल बेस्ड हो चुकी हैं कि उसको आप उस पर आप गारंटी तो कर ही नहीं सकते, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। देखिए, बात सारी ये है कि जितना कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, आप सिर्फ ये समझिए ना कि दुनिया में फसल उगाने की जमीन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके बावजूद चाय के ब्रांड बढ़ते जा रहे हैं। तो कहाँ से आ रही है ये चीज?
इसको सोचने की जरूरत है ना। कमर्शियलिज्म, इसी वजह से कमर्शियल जो चीजें हैं वो वैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। बस डॉक्टर फिजा कोई सवाल पूछना चाह रही हैं जी, प्लीज आप आंसर करिए। बाकी लोग अपने क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह वहां पर उनको इंटरटेन करेंगे। और कोई अगर जो है वो पर्सनली जो है वो कंसल्टेशन लेना चाहे तो वो फिर आगे जो है वो पर्सनली जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी डॉक्टर फिजा। I don't want to ask something. I just want to add a few things, and I want Waqas bhai, if I'm wrong, he must correct me. अच्छा, एक बात जो कोलेस्ट्रॉल वाली की वकास भाई ने, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, दैट इज द मेजर बेसिस जो हमारे यहाँ ये लेवल्स आए हैं। Like बिल्कुल when we were in final year and practicing in medicine department, हमारे एक टीचर थे जो अपना जो है वो रिसेंटली पीएचडी करके आए थे फ्रॉम ब्रिटेन, एंड उनके साथ एक डिस्कशन चल रही थी जिसमें ही टोल्ड अस कि इनिशियली जब जो है डायबिटीज आई थी, डायबिटीज की बीमारी जो है वो उसका लेवल था कि ब्लड ग्लूकोज शुड बी बिटवीन 180 to 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। उसके बाद वो डिक्रीज हुई टू 150, देन इट डिक्रीज टू 126, एंड नाउ 110 को भी जो है वो एक मतलब मार्किंग लेवल कर दिया है। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द फार्मास्यूटिकल, इट्स ऑल डिपेंडेंट डेफिनेटली। ऑन द फार्मास्यूटिकल के जो है वो मतलब आप हेल्दी शुगर लें, आप पैकेज शुगर नहीं लें, आप नेचुरल फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है, हमारे यहाँ जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रूट्स मना कर दिया जाता है, लेकिन जो है वो पैकेज चीजें जो है वो मोतदिल उसमें ले रहे होते हैं। तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि बेसिकली बेसिस ऑफ लिमिटेशंस या बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अच्छा, एक दूसरी बात वकास भाई आपने जो की थी कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होती है उसको एंजाइम्स की कम नीड होती है स्टमक। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। किसी ने दो दफा पूछा है कि बेबीज का वेट ओवरवेट हो रहा है। देखिए, बेबीज के ओवरवेट होने की बहुत बड़ी वजह पैकेज फूड, और दूसरा किसी भी इंसान के ओवरवेट होने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो आपके ऑयल का है। जो जो आपका पीला तेल है। पीला तेल बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी वैसे ही फूली फूली हो रही होती है, और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके मेजर ऑर्गन्स हैं, अ, जब उन पे इन्फ्लेमेशन होती है तो अपना प्रॉपरली अपना किरदार अदा नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि उन ऑर्गन्स ने आपकी जो फंक्शंस प्रोड्यूस करने हैं, जो फंक्शन प्रॉपरली करने हैं, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन है आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। आपके किडनी का फंक्शन, आपके इंटेस्टाइन का फंक्शन, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही होती है, और उसकी वजह से जो ये ओवरवेट बेबीज नजर आ रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा ये वजह है। देखिए, बेबी बच्चों की हेल्थ के हवाले से एक चीज बिल्कुल माइंड में रखिए कि अगर बच्चा बिल्कुल स्किनी है, दुबला पतला है, लेकिन वो एनर्जेटिक है, वो अपने सारे जो काम है बहुत अच्छे से कर रहा है, सब कुछ खेलता कूदता है, भागता हुआ होता है, ही इज द बेस्ट बेबी। आप किसी भी दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अब एक बच्चा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही चबी है, लेकिन ही इज एक्टिव, ही इज माशाल्लाह डूइंग एवरीथिंग, प्लेइंग एंड टॉकिंग एवरीथिंग, ही इज हेल्दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेबी की हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज। हमारा फर्स्ट सेशन था फिजिकल नीड्स पर, यानी हमने फूड पर बात की। इंशाल्लाह स्लीप पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो वहां पर हम टी और कॉफी को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे मिस किए हैं हमने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आगे के सेशंस में इन सवालों का जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मैं इस सेशन को, आज के दिन मोस्टली हमारा जो है वो फ़लस्तीन सेशन हुआ करता है, और फिर उसकी जगह आज हमने ये सेशन किया, तो बार बार मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर किसी ने हमारा सबसे पहला सेशन फ़लस्तीन सेशंस जो हमने सीरीज स्टार्ट की अगस्त में, उसका पहला सेशन सुना हो, तो वहां पर हमने बात की थी कि हम फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस किया था कि हम खुद को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ऐसे वक्त के लिए तैयार करें जो आजकल वहां पर है। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है दुनिया ने एक वक्त ग्रेजुअली उसी तरफ जाना है। ठीक है, और ये सब कुछ जो कल किसी के साथ हो रहा है, कल वहां कल उनके साथ हो रहा है, आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है और होगा, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें? उसकी तैयारी का सबसे पहली चीज जो है वो हमारी फिजिकल नीड्स है।
डॉक्टर वकास ने बताया कि वो 2 मील्स पे जो है वो माशाल्लाह से एक बहुत, और मैं एज अ वाइफ जो है वो इस बात को सेकंड करती हूँ, एक बहुत अरसा हो गया है कि 2 वक्त के खाने के अलावा वो बीच में स्नैक्स या इस तरह की कोई चीज नहीं ले रहे होते। खुद मेरी भी कोशिश यही होती है। तीसरी चीज, बच्चों के साथ क्या करें, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो वहां पर ये एक मसला आता है कि अच्छा बच्चों को तो भूख लग रही है, बिल्कुल बच्चों को भूख लगती है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप एवरी टाइम उनको एक कुक्ड मील जो है, एक कंप्लीट मील जो है वो उनको सर्व करें। हम असल में हमारा मसला होता है कि बच्चे को ये खिला दें तो ये पेट भरेगा, और बच्चे ने वो खाया तो पेट नहीं भरा। बच्चे का अगर फ्रूट्स भी खा रहे हैं उससे उनका पेट भर जाएगा। हमारे घर में 2 मेन मील्स होते हैं, ठीक है, और बीच में जैसे बच्चों को भूख लग रही है तो वो नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, खजूरें हो गई, ठीक है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब से हम यहाँ, जाहिर सी बात है, हम आइसोलेटेड फैमिली, अकेले रह रहे होते हैं, कोई और घर में मौजूद नहीं है जो बच्चों को जो है वो इंटरटेन कर सके। एक माँ है जो, जाहिर सी बात है, उसके जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जहाँ पर जो है वो समटाइम्स हो सकता है कि आप जो है वो अपने बच्चे को 3 टाइम फुल कुक मील्स प्रोवाइड ना कर सकें। तो ऐसे मौकों पर जो है रॉ वेजिटेबल्स बच्चों को, खीरा, ये सारी चीजें बच्चे बहुत शौक से खा रहे होते हैं, आप उनको बॉक्सेस में जो है वो कट करके भी बाकायदा रख सकते हैं। खासतौर पे खीरा और गाजर जो है वो खराब भी नहीं होती और बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। खजूरों का इस्तेमाल, खजूरें कोशिश करें कि आपके घर में हर वक्त मौजूद हो, और बच्चों को भूख लगने की सूरत में जो है वो खजूरें दी जा सकती हैं। अंडर वेट का एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो खजूरों का इस्तेमाल जो है वो वेट गेन करने में बहुत, खजूर का शेक, ठीक है, और शेक्स जो होते हैं वो वेट गेन करने में जो है वो एक बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो अपने लिए खुद भी ऑल्टरनेटिव ढूंढें। खासकर पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में चीज़ों के ऑल्टरनेटिव्स, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से जो है वो अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें कि अपने खाने को हलाल के साथ साथ तैयब के कॉन्सेप्ट पर भी लेकर जाएं, कि वो चीज़ हमारे तैयब का कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो बस इसी बात पर जो है वो आज के सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।